आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे गए वायरल प्रश्नों को लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने। जी हां प्यारे बच्चों, आप लोग बार बार कह रहे थे कि दीपक भैया हमें वे प्रश्न बता दीजिए सब्जेक्टिव वाले जो 2026 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आपके दीपक भैया लेकर आ गए हैं वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2026 में पूरा का पूरा पूछा जाएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों पूरे सामाजिक विज्ञान यानी कि पूरे एसएसटी के प्यारे बच्चों मैंने वे क्वेश्चंस को लाया है जो आपकी परीक्षा में 2026 में सीधे पूछे जाएंगे और इसके पहले पूछे गए हैं। और मैंने आज की क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी के लिए प्रश्नों को लिखना कैसे है आपके बोर्ड में प्यारे बच्चों, जब आप सभी का बोर्ड का एग्जाम होगा तो क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, आज मैंने प्यारे बच्चों उस तरीके से सेशन को लाया है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा और 2026 में प्यारे बच्चों जब परीक्षा दीजिएगा तो इस वीडियो पर आके कहना कि हाँ दीपक भैया आपने कहा था और सारे प्रश्न लड़े हैं। और ये प्यारे बच्चों ये कहते हैं ना, ये केवल कथन नहीं है, ये मेरा वचन है। और कहते हैं भैया मेरा वचन ही मेरा शासन है। और 2026 की बोर्ड की परीक्षा में आप देखोगे आज के सेशन के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा में लड़े होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया प्यारे साथियों हमारे सामने, क्या भैया संभावी और संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं? ये प्रश्न को रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि दीपक भैया आपने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो हमने ले लिया है। ले लो बाबू स्क्रीनशॉट। संभावी संसाधन किसे कहते हैं बाबू? देखो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। कहने का मतलब प्यारे बच्चों जिसकी संभावना है भविष्य में कि यह संसाधन होगा, अभी यह संसाधन नहीं है, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? संभावी संसाधन। दूसरा संचित का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिजर्व। ऐसे संसाधन भंडार के अंश है, मतलब भंडारित तो होते हैं, मतलब रिजर्व है, जिसे उपलब्ध टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है किंतु इनका प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। कहने का मतलब जब प्यारे बच्चों ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम लोग उसका प्रयोग कर पाएंगे। देखो जैसे प्यारे बच्चों H2O है ना, H2O में प्यारे बच्चों देखोगे हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, लेकिन हम लोग अभी हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजी के अभाव में इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है? जल संकट क्या है भाई? देखो जिस व्यक्ति को प्यारे बच्चों जब व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है तो इसे ही कहा जाता है जल संकट। भाई जिसे मुझे मान लो भाई कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए, अब मेरे पास 3 लीटर पानी नहीं है प्यारे बच्चों, तो यही क्या है? जल संकट है। क्लियर है? देखो उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही प्यारे बच्चों जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस यानी कि मानव पटल पर प्यारे बच्चों सूखाग्रस्त या अनावृष्टि, प्यारे बच्चों अनावृष्टि का मतलब कि भैया जल के अभाव में, ठीक है। एक चीज देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न दिया गया है, उसके नीचे उत्तर दिया गया है। इस चीज को भी यहां पर देखिए, ये किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ये भी दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों, जो कि है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हो? समोच्च कृषि का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं, यहां पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है, ठीक है। देखो जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलान पर वृत्ताकार रूप से खेत की जुताई कर दी जाती है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है और इस प्रकार से खेतों के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते और मिट्टी की भी उर्वरता प्यारे बच्चों बनी रहती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू आप लोग। अगला प्रश्न है सागर सम्राट क्या है बाबू? देखो मुंबई में प्यारे बच्चों क्या होता है? तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। क्या है? सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल खूब की खुदाई करता है। प्यारे बच्चों आप लोग अगर ना इस वीडियो पर खूब सारा प्यार दोगे और इस वीडियो को खूब ज्यादा सेशन को शेयर करोगे तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए 4 नंबर वाले प्रश्न भी लाऊंगा। आज आप लोग ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी प्यारे बच्चों एसएसटी के संपूर्ण एसएसटी के 2 नंबर वाले प्रश्नों को बाबू आप लोग देख लो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे प्यारे बच्चों। क्या है अगला प्रश्न? क्या है? प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहते हैं? भाई देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि चाहते हैं कि मैं ऐसी खेती करूं कि जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, मुझे बेचना नहीं है, ठीक है। तो इसे ही प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। क्या बेटा? देखो इस प्रकार के कृषि पद्धति में किसान सिर्फ इतने ही फसल का उत्पादन करता है जिससे उसका और उसके परिवार का प्यारे बच्चों भरण पोषण हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे बाबू। अगला प्रश्न है भूचरण किसे कहते हैं? भाई किसी भी कारणवश
किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए मिट्टी का कटाव होता है तो इसे ही भूक्षरण कहते हैं। तेज बारिश होगी, मिट्टी का कटाव होगा, भूक्षरण। अगर पहाड़ प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगा, भूक्षरण। भैया सिंचाई ज्यादा कर दिया तो भूक्षरण। ठीक है, तो देखो मिट्टी का अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। बाबू क्लियर है बात? सभी को क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। देखो सांप्रदायिकता प्यारे बच्चों क्या है भाई? देखो सांप्रदायिकता का मतलब होता है क्या? मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सबसे पुराना है, मैं ही अपने धर्म को अनुपालन करता हूं, तुम्हारा धर्म छोटा है। जैसे ही ये भावना आई प्यारे बच्चों, ये सांप्रदायिकता होती है। जब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को प्यारे बच्चों दूसरे व्यक्ति के धर्म को हीन समझना ही क्या है? सांप्रदायिकता है। जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा, अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर प्यारे बच्चों अलगाव उत्पन्न होता है। इसी धारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है? खतरा होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वंशवाद से क्या समझते हैं भाई? देखो ये वंशवाद वाली जो प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, ये ज्यादातर राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। राजनीतिक दल क्या करते हैं भैया कि संकट मतलब हमारा राजनीतिक दल खत्म ना हो जाए। भैया जैसे हमने एक पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद क्या किया? पार्टी बन गई हमारी। अब ऐसा लगा कि 10 साल में हमारी पार्टी ऊपर की ओर जा रही है। अब भैया हमने क्या करेंगे? अगला नेता कौन बनेगा? हमारा बेटा बन जाएगा। यही वंशवाद है। कहने का मतलब हमारे बाद प्यारे बच्चों जो मुखिया होगा हमारा बेटा, हमारे बेटे के बाद हमारा बेटा। यही प्यारे बच्चों वंशवाद है। भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबको पसंद हो। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता सगे संबंधी, दोस्तों, रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं और यह सिलसिला प्यारे बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है और इसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों वंशवाद। अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता क्या है? भैया लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना कि भैया तुम स्त्री हो तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम पुरुष हो तुम ये काम कर पाओगे, यही प्यारे बच्चों लैंगिक असमानता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का समझना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़की की तुलना में प्यारे बच्चों कम महत्व दिए जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की 4 दीवारी में कैद करना, यही प्यारे बच्चों क्या है? लैंगिक असमानता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो भाई? धर्मनिरपेक्ष राज्य प्यारे बच्चों ऐसा राज्य होता है जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा, ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने की आजादी देता है और ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों। वार्ड पार्षद के क्या क्या कार्य है भाई? जो एक वार्ड का पार्षद होता है क्या क्या कार्य करता है? तो वार्ड की सड़क गलियों की सफाई करता है, सड़कों गलियों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था, उसकी निगरानी करना और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न, संघीय शासन की प्यारे बच्चों 2 विशेषता। संघीय शासन की भैया 2 विशेषता क्या क्या है? इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकार होती है और सभी सरकारें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। और दूसरी बात, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, केंद्रीय स्तर पर एक और दूसरी प्यारे बच्चों राज्य स्तर पर यानी प्रांत स्तर पर। केंद्रीय सरकार के पास ज्यादा पावर होती है, राज्य सरकार के पास कम पावर होती है। अगला प्रश्न है आधारभूत संरचना प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना जो देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं आधारभूत संरचना। जो देश के विकास के लिए, जैसे शिक्षा जरूरी है ना, बिजली जरूरी है ना, यातायात जरूरी है ना, हॉस्पिटल जरूरी है ना, यही आधारभूत संरचना होती है। देखो जो उन सुख सुविधाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन में प्यारे बच्चों आने वाली कठिनाई। इस बार 2026 के मॉडल पेपर में भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया था। तो क्या क्या कठिनाई है भैया? पहला है पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़ों की कमी, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, तीसरा है प्यारे बच्चों मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। ये तीनों के बारे में प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके दीपू भैया ने बताया कि आपको 2 नंबर में कितना लिखना है। सबसे बड़ी परेशानी प्यारे बच्चों की आपको यही नहीं समझ में आता कि 2 नंबर वाला प्रश्न कितना बड़ा लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, सहकारिता से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हो? भाई देखो सामान्य अर्थों में सहकारिता का होता है अर्थ एक साथ मिलकर काम करना। जब 2 या 2 से प्यारे बच्चों अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यही कहलाता है सहकारिता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न,
तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किस अर्थशास्त्री ने प्यारे बच्चों प्रयास किया था? तो भैया किसने किया था भैया? 1929 से 1933 तक ये मंदी रही थी और प्रोफेसर कीन्स ने प्यारे बच्चों इससे उबारने का प्रयास किया था। उन्होंने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया और कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं और विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला, देशी बैंकर प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? देशी बैंकर, तो देशी बैंकर के अंतर्गत वित्त प्रदाता लोगों को शामिल किया जाता है। मतलब प्यारे बच्चों जो लोन देने का काम करते हैं लेकिन सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, जैसे सेठ, महाजन, ये सभी प्यारे बच्चों किस में आते हैं? देशी बैंकर में आते हैं। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती। 2 नंबर का जब भी पूछेगा प्यारे बच्चों तो इतना लिख देना बस, पक्का 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न, बाह्य स्रोतीकरण यानी कि प्यारे बच्चों आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? देखो भाई, जैसे अमेरिका की कंपनी भारत में व्यापार कर रही है और उस कंपनी में प्यारे बच्चों भारत के लोग ही कार्य कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों आउटसोर्सिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं भाई? वे समस्त सेवाएं जिनका संचालन निजी संगठन या कंपनियों के माध्यम से होता है भाई, जो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में होता है उसे ही गैर सरकारी सेवा कहते हैं। निजी बैंक, दूरसंचार सेवा, यात्रा, पर्यटन इत्यादि आए। 1830 और 48 की क्रांति की प्यारे बच्चों सामान्य विशेषता क्या थी? तो भैया सबसे विशेषता थी कि यह क्रांति निरंकुश शासन के विरुद्ध था। ये सभी राष्ट्रवाद के समर्थक थे, वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे और इनकी मुख्य विशेषता थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों इनका मुख्य मुद्दा था। अगला प्रश्न, मेटरनिक कौन था प्यारे बच्चों और यूरोपीय इतिहास में यह क्यों विख्यात हुआ था? तो मेटरनिक प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की, इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं मेटरनिक व्यवस्था। जर्मनी के एकीकरण की प्यारे बच्चों बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की पहली बाधा थी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त होना, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं होना, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था? तो भैया इसने ना क्या किया, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण ने भैया राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने जो क्रांति थी प्यारे बच्चों, इसने राजनीति को अभिजात्य वर्ग के बाहर करके अखबार, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। रूसीकरण की नीति कहां तक उत्तरदायी थी? तो भैया देखो, रूस में प्यारे बच्चों स्लाव की जनसंख्या अधिक थी, ये भिन्न भिन्न रीति रिवाज को मानते थे और जो राजा था, जार था प्यारे बच्चों, एक जार, एक चर्च और एक रूस की बात करता था। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर लोगों ने क्रांति कर दी। भाई सीधी सी बात है, एक देश में अगर अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे तो उनको भी तुमको रखना ही होगा, नहीं तो अलग धर्म के लोग प्यारे बच्चों तुम्हारी विरोध करेंगे। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के 2 कारण। पहला कारण है भैया बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति दयनीय थी, मजदूर और श्रमिक भी इसके शिकार थे। किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि और उद्योग का समुचित विकास नहीं होने से युद्ध में रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी और बढ़ गई। रासायनिक हथियार नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है? तो भाई देखो, वियतनाम में प्यारे बच्चों खतरनाक हथियार था टैंक, बम वर्षक विमान के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियार का भी प्रयोग किया गया। नापाम प्यारे बच्चों, एजेंट ऑरेंज क्या था? ऑरेंज कलर के बॉक्स में प्यारे बच्चों रासायनिक हथियार होता था। इसको छोड़ने के बाद जो पत्तियां वगैरह होती थी प्यारे बच्चों झुलस जाती थी। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक है। होचो मिन मार्ग क्या था प्यारे बच्चों? तो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को होकर जाने वाले भूल भुलैया मार्ग को होचो मिन मार्ग कहा जाता था। इस रास्ते में प्यारे बच्चों खाद्य एवं रसद वगैरह की भी व्यवस्था होती थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बाबू ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी भैया? इसमें देखो भाई, मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, मालिकों के पास असीमित अधिकार था और जबरदस्ती प्यारे बच्चों उनसे काम भी कराया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, माइली गांव की हत्याकांड प्यारे बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं भाई? इसका विरोध क्यों किया गया था? ये भी प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट। भारत में निरुद्योगीकरण भाई क्यों हुआ था प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना लिखना है मैं आज ये भी लेकर आया था, तो इन सब का प्यारे बच्चों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ, इसका विरोध क्यों हुआ प्यारे बच्चों? इतना लिखोगे तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। शहरीकरण ने किन नई नई समस्याओं को प्यारे बच्चों जन्म दिया? ये भी स्क्रीनशॉट जल्दी से मार दीजिए बाबू। यूरोपीय इतिहास में घेटो यानी कि यहूदी बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था भाई, ठीक है। बहुराष्ट्रीय प्यारे बच्चों कंपनी क्या है? इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फटाक से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।